अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे किन्स एकेडमी के एमसीक्यूज वर्क पावर एनर्जी पर। चैप्टर नंबर 7 है। इसमें सबसे पहले देखते हैं वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन। यहाँ पर जो है इसका ये करेक्ट बी है। इसमें जब वर्क होता है जब कोई फोर्स से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद होता है वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो है हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे क्योंकि इसमें पूछा गया है कि वर्क डन जब होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के और हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। उसके बाद नंबर 3 है द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। इसको हम देखेंगे द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी वर्क की ही डेफिनेशन है, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क इज, वर्क का जो फॉर्मूला है वो ये वाला है एफ डॉट डी, इसको हम ए टिक कर देंगे। नंबर 5 व्हेन फोर्स इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हेन फोर्स इज सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क इज, वर्क जो है पॉजिटिव होगा जब फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। कॉस 0 डिग्री बन रहा है एंगल और यहाँ पर जो है cos 0 डिग्री आपको पता ही है, तो हम लिख सकते हैं 1 के बराबर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क होगा। और मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क विल बी नेगेटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो तो cos 180 डिग्री -1 के इक्वल है, तो इस तरह से नेगेटिव होगा। व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट द वर्क इज इक्वल टू 0। अगर फोर्स जो है परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क 0 होगा। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, एसआई यूनिट जो है वर्क का जूल होता है, जो कि एनर्जीज का यूनिट भी जूल होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबका। अब डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ वर्क ml² t-2 होता है, लेकिन इन्होंने अपॉन में लिखा हुआ तो हम जो है इस तरह से ये ए इसका सही है। उसके बाद है वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, इस पर डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद कहा गया है द रीजन अराउंड द अर्थ विद इन विच अ बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ज़मीन के पास का वो एरिया जिसमें दूसरा कोई ऑब्जेक्ट उसकी कशिश को महसूस कर सके उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। उसके बाद हमें फोर्स दी गई है और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, वर्क डन मालूम करना है। जैसा कि आपको मालूम है इस जगह पर आई से जो है मल्टीप्लाई होकर ये 1 हो जाता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट में जो है ये यूनिट वेक्टर अगर सेम मल्टीप्लाई होंगे तो 1 के बराबर होते हैं। यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये जे से मल्टीप्लाई होगा ये 1 हो जाएगा और के से मल्टीप्लाई होगा -1 होगा। अब इस तरह से आप जो है देख सकते हैं हमारे पास ये वाला एमसीक्यूज हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एफ डॉट डी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। उसके बाद फोर्स की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है आई और यूनिट वेक्टर जे और -k। उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दिया गया है इसमें 2i + j और इसमें +k दिया गया। अब आप खुद देखें i को जब i से मल्टीप्लाई करते हैं +1 हो जाता है और ये 2 का 2 ऐसे का ऐसा। उसके बाद प्लस की निशानी जे से मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 आ जाएगा और के से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, प्लस माइनस का 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क जो है आपके पास 2 जूल हो गया, इसमें 2 जूल वर्क, इसमें जो भी आंसर होगा 2 वो हम जो है टिक कर देंगे, तो ये वाला 2 जूल इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हमारे पास अ मैन पुल ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 60 डिग्री एंगल जो है बन रहा हो। अब देखें इसमें डिस्टेंस जो है 100 मीटर है, फोर्स दी गई है 50 और एंगल दिया हुआ है 60 जो कि cos 60 है, 1/2 बनता है। अब फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये फोर्स है ये मल्टीप्लाई कर दें इसको डिस्प्लेसमेंट से 5000 और 5000 का आधा कर दें क्योंकि cos 60 डिग्री जो है 1/2 होता है, ये 2500 इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। फोर्स दी गई है, अब हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी और ये इस तरह से, लेकिन हम एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे एफ डी कॉस थीटा वाला, ठीक है। तो अब हमारे पास
फोर्स दी गई है 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 100 मीटर। उसके बाद कॉस दिया गया है 60 डिग्री। ये अब देखें, ये हो गया 5000 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। इसका आधा कर देंगे तो आंसर में 2500 जूल वर्क हुआ। तो हम यहाँ पर जो है टिक कर देंगे 2500 पर। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखें 2500 जूल वर्क हुआ। उसके बाद द फील्ड इन विच वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय बॉडी इज कॉल्ड। उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं या कंजर्वेशन फील्ड। ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन जो है इंडिपेंडेंट होता है पाथ का। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है उसके बाद जो है बॉडी नीचे आ रही है तो उसमें वर्क डन जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक साइड आप पॉजिटिव ले रहे हैं, एक साइड जो है नेगेटिव ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है। इसमें पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, वर्क जो है वो डिपेंड नहीं करता पाथ पे। आप जो है चाहे ऊपर की तरफ जाएं चाहे साइड वाइज चले जाएं, तो इस तरह से जो है वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज नोन एज 1 जूल। ये 1 जूल की डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें 1 न्यूटन फोर्स बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कराती है। उसके बाद है the work done by a moving body from one place to another place under the action of gravity, तो इसको हम लिखेंगे डैश ऑफ पाथ फॉलोड। ये इंडिपेंडेंट होती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर जो वर्क डन होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें हम लिख सकते हैं कि पाथ इंडिपेंडेंट होती है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 17 पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 17 में है द टोटल वर्क डन इज मूविंग a body along closed path in gravitational field is always equal to 0। closed path जैसे कि आपको पता है जिस जगह से हमने फासला शुरू किया उसी जगह पर अगर हम आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर से वापस नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर क्लोज पाथ हो जाता है। जैसे सर्कुलर भी हो सकता है, अगर कोई बॉडी ऐसे गई और दोबारा उसी जगह पर आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क ही 0 हो जाता है। कंप्लीट द इक्वेशन। अब इसमें जो है हमारे पास कंप्लीट द इक्वेशन एफ डी कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ए बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास है द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय, ये एम जी एच जो है ये वर्क डन होता है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कहा गया अगर मास 10 kg, मास जो है 10 kg है और उसके हाइट पे उठाया गया उसको 10 मीटर, वर्क डन जो है मालूम करेंगे 10 kg मास और जो है 10 मीटर हाइट पर, और इसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 10 100 और 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 980 जूल वर्क हो गया। क्योंकि हमें मास दिया गया है तो आप समझ जाएं ऐसी जब भी प्रॉब्लम आए तो उसमें आपको फोर्स मिली हुई है, क्योंकि इसको आप 9.8 से मल्टीप्लाई करा दें वो फोर्स मिल जाएगी। उसके बाद है द यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर, पावर के टर्म्स में, उसमें अब जूल नहीं लिखेंगे, अब हम किलो वॉट आवर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पावर। किलो वॉट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट है। अब इसके बाद कहा गया 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6, ये वाला होता है। इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से होता है 1 किलो वॉट आवर। अब हम लिखेंगे 1 किलो वॉट और आवर जो है वो किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। अब किलो का मतलब है 1000। उसके बाद वॉट जो है, वॉट बराबर है जूल पर सेकेंड के, ठीक है, ये यहाँ पर जो है जूल पर सेकेंड। और आवर जो है 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब ये सेकेंड से कैंसिल हो गया और ये वाला जो है 1000, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करा दें ये हमारे पास 3 0 और 2 0 टोटल 5 0 आ जाते हैं, ठीक है। इतना जूल जो है वर्क होगा। अब इस पॉइंट को डेसिमल को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर, देखो 6 हमने लगाने क्योंकि 5 0 और 1 ये नंबर से, इतना जूल। 1 किलो वॉट आवर जो है वो बराबर है
3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। ये चीज़ याद रखना है, एमसीक्यूज आ जाता है अक्सर। अब हमारे पास ये आ गया 1 किलो watt hour is equal to 3.6 into 10⁻6। वर्क इज ऑल्सो डिफाइन एज, जब ये वर्ड लिखा हुआ है ना वर्क इज ऑल्सो डिफाइन एज, तो फिर पावर के टर्म में हम देख रहे हैं जैसे पावर का फॉर्मूला होता है ना वर्क अपॉन टाइम, अब इसमें वर्क बराबर हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो इसका ए सही होगा। हालांकि इसके अंदर ऑप्शन में F.D भी दिया हुआ है, ये नहीं करेंगे, वर्क इज ऑल्सो डिफाइन लिखा हुआ है ना, तो हमने वो सीधा सीधा जो है फॉर्मूला नहीं लिखना है। उसके बाद है बच्चों एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन लिफ्ट वेट, वेट जो है इसमें 4 से 2000 न्यूटन है, थ्रू अ हाइट इसमें दी गई है हमारे पास 10 मीटर और टाइम दिया गया है 20 सेकेंड्स। अब देखो 20 सेकेंड जो है डिवाइड में आएगा, 20 को 20 से काट दें, यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो 1000 वॉट जो है हमारे पास पावर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास कहा गया है 2000 न्यूटन, ठीक है, वर्क यहाँ पर जो है फोर्स है, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो हमें दिया गया है वो दिया हुआ है 10 मीटर, और टाइम जो दिया गया है 20 सेकेंड्स दिया गया है। हम जो है पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें F.D और अपॉन में T, ये वाला फॉर्मूला हम पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 से कैंसिल, तो ये हमारे पास 1000 वॉट जो है हमारे पास वर्क आ गया। 1000 वॉट इसके अंदर ऑप्शन में मौजूद है जो हमने टिक कर दिया है। उसके बाद है अ बॉडी ऑफ मास 50 kg रन अप फ्लोर विच इज हाइट एट हाइट ऑफ 10 मीटर इन 9.8 सेकेंड। अब इसमें जो है 50 kg है मास, इसको अगर जैसे ही आप मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से, तो आपके पास जो है ये आ जाएगा 500 को 10 से g की वैल्यू से और मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये 5000 बन जाएगा। 5000 को 9.8 से तकरीबन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 500 वॉट जो है वर्क हो जाएगा। इस तरह से 500 वॉट वर्क है, इसको भी इसी मेथड से जो है हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अब आप खुद देखें, इसमें लिखा हुआ है 50 kg, ये इसको kg को सबसे पहले g से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वेट कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन वेट हो जाएगा। अब कुछ जो है ये प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व करते हैं। 500 न्यूटन वेट है ये, 50 kg अगर मास दिया हो, उसको हमने उठाया हाइट पर 10 मीटर हाइट पर, और फिर जो है कितनी देर में 9.8 सेकेंड्स में ये हमारे पास जो है कितना वर्क डन हुआ। अब हम लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर। 500 न्यूटन फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, और इसके बाद टाइम जो लगा 9.8 सेकेंड उसको भी 10 लिख दें आप, ये 10 सेकेंड से ये अप्रोक्सीमेटली 500 वाट जो है वर्क हो गया, 500 वाट जो है ये पावर हो गया इसके अंदर। अब हम जो है इस पे 500 वाट पावर पर टिक कर देंगे। द एबिलिटी टू डू वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पर जो है एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, ये हमारे पास एनर्जी होता है नन ऑफ देम, तो हम यहाँ पर जो है इसमें नन ऑफ देम को टिक कर देंगे, ये वाला। ये काम करने की जो सलाहियत होती है, एनर्जी होती है। अब उसके बाद पूछा गया 1 मेगावाट, मेगा जो होता है 10⁻6 को कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो है मेगा हो गया। उसके बाद ये गीगा, 1 गीगा जो है 10⁻9 को कहते हैं, ये प्रीफिक्सेस आपने याद करने अक्सर आ जाते हैं। 1 गीगावाट बराबर है 10⁻9 के। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एसआई यूनिट जो है एनर्जी का वो जूल है, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर, ये दोबारा से एमसीक्यूज आ गया, किलोवाट आवर जो है ये यूनिट होता है। उसके बाद 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6, ये इसका बी सही है। उसके बाद वर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज, वर्क जो है पावर की टर्म में हमने देखा था पीछे, P मल्टीप्लाई बाई T। उसके बाद हम देखते हैं MCQ नंबर 34 पर, एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 2000 न्यूटन थ्रू अ हाइट, इसमें जो है हमारे पास 10 मीटर हाई और 20 सेकेंड्स में, ये 20 से कैंसिल, हमने ये पीछे भी सॉल्व किया है, तो 1000 वॉट जो है इसमें पावर हो गया।
उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम भी जो है अगेन आ गई है। इसमें 50 kg मास था और इसमें हमने 10 मीटर हाइट पर उठाया और यहाँ पर जो है 9.8 सेकेंड थे हमारे पास। तो इसमें हमने जब सॉल्व किया तो 500 वॉट जो है पावर आया। अच्छा, उसके बाद इस जो है किन्स की गाइड में बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं सेम टू सेम। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, इसमें जो है एनर्जी का ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ देम है। 1 मेगावाट जैसे कि हमने जो है सॉल्व किया 10 पावर 6 होता है। अब उसके बाद 1 गीगावाट 10 पावर 9 होता है, ये भी हमने जो है सॉल्व किया। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उतना जो है अच्छा पेपर कर लेते हैं या उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट गेन करते हैं, क्लियर हो जाते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल है एसआई यूनिट एनर्जी का। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 40 पर देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये भी एमसीक्यू रिपीट हो गया। द एनर्जी विच अ बॉडी possess ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, काइनेटिक एनर्जी जो है मूविंग एनर्जी को कहते हैं और मोशन की वजह से होती है। अ कार मूविंग अलोंग द हाईवे हैज़, हाईवे पर जो है मूव कर रही है वो ट्रांसलेट इमोशन होता है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अ रोटेटिंग मशीन इज, उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 43 पर। उसके बाद है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद वेलोसिटी v इज गिवन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है 1/2 mv²। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी जैसे हमने ये पहले भी सॉल्व किया है ml² t-2 है तो ये t² अपॉन में लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन। अब यहाँ पर जो है हमसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, वर्क डन जो होता है बॉडी पर वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाता है। उसके बाद द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन इन फील्ड इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी है जब किसी चीज़ के अंदर स्टोर होती है ड्यू टू पोजीशन। The energy possessed by a body due to change its position against gravitational field is called gravitational potential energy। उसके बाद 49 है MCQ, इसमें the gravitational potential energy is equal to mgh जो है हमारे पास फॉर्मूला है ये gravitational potential energy। उसके बाद the amount of work is required in lifting a body from one point to another या one point टू इन्फिनिटी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज। याद रखना बच्चों, जब कभी हम ग्रेविटी के उस पॉइंट पर किसी बॉडी को लेकर जाएं इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा हाइट पर, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की ये डेफिनेशन है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आता है -GME, मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले गए, ये इन्होंने ME जो है साथ में लिख दिया। ये इस तरह से लिखते हैं, मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस इसमें आ जाता है और ये यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल GMEM और अपॉन में सिर्फ और सिर्फ RE लिख देते हैं। ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें माइनस आता है तो ये चीज़ याद रखना। अब इन्होंने ये वाला दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है। ये MCQ नंबर 51 है। उसके बाद किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, ये एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर, जो हमने पीछे जो है इसको कन्वर्ट भी किया था। इस वीडियो में MCQ जो है 52 हो गए। इस गाइड में बहुत सारे MCQs हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, फिर जो है हम बाकी MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।